दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल बैंकिंग भाई में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी की, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई हैं। और ये आने वाले इंटरव्यू में, चाहे वो किसी का भी फील्ड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंटरव्यू हो, सबके लिए हॉट टॉपिक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती है ई रूपी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में। इसकी नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है इसकी, इसके आने के बाद ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो वर्चुअल करेंसी की बात आज की नहीं है, ये 2017 की बात है, जब पहली बार 2 नवंबर 2017 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके हेड थे मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 के बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया था, जो अब 2022 में फाइनली इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ऑफ कोर्स मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी के रिकमेंडेशन से। यानी कि यदि आपसे कमेटी के बारे में पूछे कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये सारे काम हो रहे हैं, तो उसका जवाब होगा SC गर्ग, यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जानने के लिए मैं सीधे आरबीआई की साइट में चला गया। ये देखिए, ये सामने जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये मैंने आरबीआई की साइट से ही उठाया है। डिजिटल करेंसी को समझने के लिए आप इसकी सेकंड लाइन पढ़िए और थर्ड लाइन तक जाइए पढ़ते पढ़ते। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ एक बार। ये सेकंड लाइन पढ़िएगा। द ई रूपी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल टोकन that represents legal tender. It would be issued in the same denominations that paper currency and coins are currently issued. ये दो लाइंस ही पूरी कहानी का सार है, समरी है। अगर आप इन दो लाइंस को समझ पा रहे हैं तो ही आपको डिजिटल करेंसी का मतलब समझ में आएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यू कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप जाइए और एक बार आरबीआई की साइट में जाकर इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए डाउनलोड करके। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो केवल आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो सबसे अच्छा सोर्स आप आरबीआई की साइट में जा कर के इसका पीडीएफ करिए डाउनलोड और उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, अब इन दो लाइंस का मतलब भी समझ लेते हैं। पहले कि जो ई रूपी है, डिजिटल करेंसी है, वो एक टोकन की तरह काम करेगी जो रिप्रेजेंट करेगी लीगल टेंडर को। अब जैसे ही आपने कहा लीगल टेंडर, तो ऑब्वियस है कि जो इंटरव्यूअर है उसके मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ लीगल टेंडर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसके आसपास के रिलेटेड टर्म्स ज़रूर पढ़ लें। अब आपको पता ही नहीं है कि लीगल टेंडर होता क्या है, या फिर हो सकता है कि आपको पता भी हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन अगर नहीं पता है लीगल टेंडर क्या होता है, तो आइए सबसे पहले उससे ही जान लेते हैं। लीगल टेंडर मतलब हर एक बैंक नोट या कॉइन्स जो आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, वो नोट 2 का हो या 2000 का, सिक्का 1 का हो या 10 का, जिसको देकर आप उसके बदले में पूरे देश में कहीं पर भी आप उसके बदले में कोई चीज़, सामान या सर्विस ले सकते हैं। इन नोट्स को या कॉइन्स को ही लीगल टेंडर कहा जाता है, जिसको लेने से पूरे देश में कहीं भी कोई भी मना नहीं कर सकता। तो आई होप लीगल टेंडर आपके समझ में आ गया होगा। लीगल टेंडर वही जो नोट्स या कॉइन्स आपके हाथ में हैं, वही होते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, अगर आपके लीगल टेंडर आपके समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं।
और चलते हैं दूसरी लाइन को। दूसरी लाइन को समझने के लिए आप एक उदाहरण समझिए। जैसे कोई लड़का है जो पैसे रखने के लिए वॉलेट या फिर पर्स का यूज़ करता है। नॉर्मली हम पर्स को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। और कोई लड़की होती है तो वो हैंडबैग का यूज़ करती है, जिसमें वो अपने नोट्स रखती है फिजिकल फॉर्म में। बस रहेगा यही चीज़, लेकिन हैंडबैग की जगह या पर्स की जगह डिजिटल वॉलेट आ जाएगा और फिजिकल नोट की जगह डिजिटल नोट हो जाएगा। मतलब नोट 2000 के, 500 के, 200 के या 100 के ही रहेंगे। सिक्के 1 के, 2 के, 3 के, 5 के ही रहेंगे। 3 के नहीं, 5 के, 10 के ही रहेंगे। बस आपके हाथ के जगह, आपके पर्स या हैंडबैग की जगह ये जो नोट होंगे वो आपके मोबाइल के वॉलेट में रहेंगे। अब सवाल ये है कि वॉलेट आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये वॉलेट आपको कहाँ से मिलेगा, इसका जवाब भी इसके आगे ही लिखा हुआ है, ये जो PDF है, इसलिए आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। तो ये वॉलेट आपको कहाँ से मिलेगा? ये वॉलेट आपको आपके बैंक्स प्रोवाइड कराएंगे। चाहे वो अपने मोबाइल बैंकिंग के ऐप में ये सुविधा डाल दें या अलग से कोई नई सर्विस स्टार्ट करें, मोस्ट प्रोबेबल अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ही ये सुविधा चालू करेंगे। उसमें ही ये जो आपका फिजिकल नोट होता है 200 का, 500 का, 2000 का, वैसे ही नोट रहेंगे जो कि आपको वॉलेट में दिखाई देंगे। शायद आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, सेम ऐसे ही। जैसे मोबाइल बैंकिंग, जैसे SBI का योनो ऐप है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड है, ऐसे ही जो मोबाइल बैंकिंग्स हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल बैंक्स के, वो इसी में ये सुविधा आपको स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये अगर पायलट प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद जब पूरा आएगा, सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल अभी 4 ही बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पता है आपको। जब ये सर्विस चालू होगी पूरी, तब सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, एडवांटेज क्या क्या होंगे, नीड्स क्या क्या होंगे, कुछ भी कह लीजिए आप। ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है कि क्या क्या होंगे, ये केवल मैंने ये केवल मेरी इमेजिनेशन है कि हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डिजिटल करेंसी आ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाले हैं या फिर क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, ये अगर आपको अच्छे लगें तो आप उसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने थॉट्स भी वहाँ पर बता सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ और बेनिफिट्स मिल सकते हैं या कुछ और फ़ायदा हो सकता है। जैसे मैंने 1-2 पॉइंट्स बनाए हैं, आप उसको देख लीजिए एक बार। कि ये फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, इकोनॉमिकल। मैंने बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट रखे हैं ताकि आप, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो पहला जो एडवांटेज या फिर बेनिफिट हो सकता है कि ये कम खर्चीले हो सकते हैं। जैसे मतलब जो फिजिकल नोट्स होते हैं उनको छापने के लिए जाहिर सी बात है खर्च होता होगा, क्योंकि नोट पुराने होते हैं, फट जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नए नोट छापने के, जिसका खर्च RBI को वहन करना पड़ता है या फिर सरकार को वहन करना पड़ता है। वो खर्च बचेगा। क्यों? क्योंकि डिजिटली अवेलेबल होंगे, तो फट जाने के या पुराने हो जाने के चांसेस होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, या फिर शायद ना ही बचें या फिर शायद ना ही हो, है ना। तो ये एक इकोनॉमिकल साबित हो सकता है हमारे सरकार के लिए या फिर RBI के लिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये ट्रेसेबल हो सकते हैं। मतलब फिर से, जैसे फिजिकल नोट एक बार RBI से बाहर गया या बैंक से बाहर चला गया, उसके बाद उसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, या फिर ये कहें कि नामुमकिन ही है, क्योंकि 1-2 का नोट बैंक से निकलने के बाद किस किस की जेब में गया कैसे कोई बता सकता है। लेकिन यहाँ पर जब सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो डिजिटल नोट्स को ट्रेस कर पाना आसान होगा। आसान कहें तो शायद बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपके मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में, आपके दोस्त के मोबाइल से तीसरे के मोबाइल में, इस तरह से जब वो ट्रैवल करेगा वो नोट, तो जाहिर सी बात है उसको ट्रेस कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे में भी करप्शन रुक सकता है, क्योंकि जो रिश्वत लेते हैं वो आमतौर पर फिजिकली लेते हैं, कैश में लेते हैं। कभी आपने कभी किसी को रिश्वत दी होगी अगर आपने, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, है ना, वो फिजिकली लेते हैं।
क्योंकि फिजिकल नोट्स को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ये चीज़ें जो अभी पायलट बेसिस पे हैं इम्प्लीमेंट होती हैं, पूरे देश में फैलता है ये बात, तो सब लोग यूज़ करेंगे, और जब सब यूज़ करेंगे तो आपको जो कैश देना होगा वो डिजिटल ही देंगे, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो शायद आपके काम आ जाएं इंटरव्यू में, या फिर कुछ आप और जो पॉइंट्स आप अपने से बोल सकते हैं, देख लीजिएगा। ये भी पॉइंट्स अच्छे हैं। बाकी आप जो अपने पॉइंट्स बनाएंगे उसको भी देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स पे। तो डिजिटल करेंसी का ड्रॉबैक तो मुझे देखने को कुछ नहीं मिला, मैंने थोड़ी रिसर्च करी, लेकिन ड्रॉबैक्स फ़िलहाल तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं है। ड्रॉबैक्स के नाम पे केवल यही है इतना कि इतना बड़ा देश है जहाँ अभी भी आधे से ज़्यादा लोग गांव में ही रहते हैं, और वहाँ तक डिजिटल करेंसी पहुँच पाना थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा कठिन काम है। क्योंकि बहुत सारे गांव में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके वो इतना नॉलेज नहीं है डिजिटल का। कई लोग तो मोबाइल भी इस्तेमाल अभी नहीं कर पाते हैं, कीपैड का ही मोबाइल यूज़ करते हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा इसमें, पर यह है कि अगर एक बार जब ये पायलट प्रोजेक्ट ख़त्म होगा और ये पूरे देश में लागू होगा, चालू होगा, तो धीरे धीरे सब सीख ही जाएंगे। ये है कि थोड़ा समय लगेगा। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक आप ये भी बोल सकते हैं कि साइबर थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। जैसे अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसी में ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इसके ड्रॉबैक्स की तरह काम करेंगी। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पर 2-3 पॉइंट्स। हालांकि इसमें कोई ड्रॉबैक्स अभी दिखा नहीं, जाहिर सी बात है जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी। इसके बारे में ज़रूर आरबीआई ने या फिर सरकार ने सोचा ही होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से पीछे जाइए इस वीडियो के और इसको 2 से 3 बार देखिए। जब आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा और आप इंटरव्यू में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बैंकिंग भाई के साथ बाय बाय।